मित्रों, रजा फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में पंडित कुमार गंधर्व की जन्मशती के अंतर्गत गगन मंडल बीच में आवाज शीर्षक से हमने जो आयोजन किया है, उसके शुभारंभ पर आप सबका बहुत स्वागत है। इसके पहले कि मैं कुछ और बकबक करूं, पहले सत्र के जो वक्ता हैं यानी सत्यशील देशपांडे, मधुप पुतकल तो गायब हैं, मदन सोनी, अरुण खोपकर, पार्थ दत्त और नीला भागवत वो मंच की शोभा बढ़ाएं। आइए। मधुप जी तो इसमें थे भी नहीं ना, कहाँ मधुप मुदगल, अरुण खोपकर, पार्थ दत्त, नीला, हाँ, अनुभूति शर्मा, वो दोपहर में उन्होंने, हाँ, पर अभी भी आ सकते थे। मित्रों, ऐसे अवसर होते हैं जब मुझे कुछ संस्मरण सुनाने का उत्साह होता है, लेकिन वो ऐसा मैं नहीं करने जा रहा हूँ। हालांकि वो बड़े रोचक होते हैं और खासकर जब इतने मूर्धन्य संगीतकार के साथ के संस्मरण हों। हमने ये आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि हम लोगों में से कुछ के अरे आपको हमने याद किया और आप आ गए, वाह कमाल है, बड़ी उम्र है आपकी। तो इसलिए नहीं किया है कि कुमार गंधर्व से हम लोगों का कुछ व्यक्तिगत परिचय था या उनकी हम सब पर कृपा थी, इसलिए कि कुमार गंधर्व एक अद्वितीय कलाकार थे। वो विचारक, प्रश्नवाचक थे संगीत विचार में, और उतना ही प्रश्नाकुल थे संगीत व्यवहार में। हमने जो 4 मोटे मोटे विषय रखे हैं, हालांकि मुझे इस बात का एहसास है कि इन विषयों की सीमा में कोई बंधने वाला नहीं है। हमारे एक कृपालु मित्र थे, वो कहते थे कि विषय आप कुछ भी रख लीजिए, व्यक्ति जो बोलने आया है, वो जो सोच के बोलने आया है, वो उसी पर बोलेगा। अगर विषय आपने रखा है उर्वरक और वो ट्रांसपोर्ट पर बोलने आया है, तो वो ट्रांसपोर्ट पर ही बोलेगा। तो हम समझते हैं कि हमारे वक्ता इतनी मर्यादा तो बरतेंगे कि वो कुमार गंधर्व पर ही बोलेंगे। अब मैं 5 प्रसंग सुनाना चाहता हूं। कुमार गंधर्व उन बहुत ही बिरले संगीतकारों में से थे जो बोलते बोलते काव्योक्ति करते थे। जैसे हमने उनका बहुत लंबा इंटरव्यू जब लिया तो उन्होंने उसमें कहा कि राग तो नंगा है, कपड़े तो हम पहनाते हैं। तो जाहिर है कि राग का अपना कोई स्थिर अर्थ नहीं है और अर्थ उसमें निवेश करता है संगीतकार ही। दूसरा, उन्होंने कहा कि दरबारी राग है, बड़ा गुरुगंभीर राग है, आधी रात को गाया जाता है इत्यादि, और उसकी ये छवि बना दी गई है कि वो बहुत गंभीर राग है। उसमें वो एक बंदिश गाता हूं जो नाचने लगोगे सुनकर। तो राग का, इसलिए राग की उनकी जो व्याख्या थी वो बहुत अद्भुत थी। तीसरा, उन्होंने कहा कि गाते गाते तो मैं रोज मरता हूं, मैं सबसे मरण धर्मा कला का साधक हूं। जो तिलक का मोद जो कुमार गंधर्व कल गा चुके, वो तिलक का मोद मर चुका, वो कुमार गंधर्व मर चुके। और फिर वो अपने बारे में तृतीय पुरुष में बोलते थे कि फिर हो सकता है कुमार जी तिलक का मोद गाएं, लेकिन वो नए कुमार गंधर्व होंगे और नया तिलक का मोद होगा। तो जाहिर है कि एक राग में जो अर्थ है वो
और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, और एक बार जो उसमें हो चुका ज़रूरी नहीं है कि दोबारा हो। उन पर एक फिल्म बनाने की बात थी, लेकिन उस पर नहीं आऊँगा अभी। हम लोग गए हुए थे दक्षिण, तो हम जब लौट के आए, उज्जैन जा रहे थे, तो उज्जैन जाते हुए हमेशा कुमार जी के यहाँ तो देवास में रुकना ही होता था। कुमार जी अपने झूले पर बैठे थे और मुकुल उन दिनों छोटा था, वही था। तो हमने कुमार जी से कहा कि दक्षिण में लगता है कि लोगों को संगीत की बड़ी समझ है, क्योंकि जब कॉफ़ी ऑफी ब्रेक में हम तो वो बड़ी व्याकरण की चर्चा करते रहते थे कि इसमें कोमल ऋषभ कैसे लग गया या उसमें फला। तो मुकुल ने कहा कि अरे अशोक जी, यही तो रोना है, व्याकरण है पर कला नहीं है। तो ये बात कुमार जी को पसंद नहीं आई, तो उनके झूले में से एक झूले उन्हें पेंग ली और कहा कि अरे राजा, बिना छंद के फूल नहीं खिलता है। इसी तरह से एक बार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कबीर पर एक नाटक भारत भवन में हो, कारंथ जी उसकी। तो हम लोगों ने सोचा कि वो कई आवर्तों में हो और एक अभिप्राय स्थापित हो, एक में बाजार स्थापित हो, एक में तमाशा स्थापित हो, एक में कुछ इस तरह का। तो सबने सोचा कि अगर कुमार जी, उसमें चरित्र नहीं हो कबीर का, लेकिन कबीर का की उपस्थिति उद्बुद्ध करना हो, तो अगर कुमार जी आ जाएं और गा दें उस समय। अब कुमार जी को इसके लिए मनाना टेढ़ी थी, तो हम लोगों ने एक षड्यंत्र किया, कोई योजना बनाई, उनको किसी बैठक में आमंत्रित किया। शाम को हमारे घर पर बैठक जुड़ी, जिसमें जगदीश स्वामीनाथन, बाबा कारंथ, कुमार जी और मैं, और हम सबका ये षड्यंत्र था कि उनको किसी तरह से इस फंदे में लाना है। अब बात शुरुआत हुई, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा, देखो तुलसी, सूर, मीरा, ये सब क्यों में खड़े, लेकिन कबीर क्यों के बाहर। कबीर को घुंघरू नहीं। अब इस पर स्वामीनाथन इतने लहू लहोट हुए कि सारी शाम वो कबीर को घुंघरू नहीं पर बीत गई, और हम लोग अपना षड्यंत्र शुरू भी नहीं कर पाए। तो बहरहाल वो नहीं हो सका। वो निर्गुण के बड़े प्रसिद्ध गायक हुए, लेकिन उनके गायन में इतनी सगुणता है। तो एक विचित्र अंतर विरोध है जो बहुत ही रचनात्मक है, सर्जनात्मक है, कि आप निर्गुण को भी सगुण से ही गा सकते हैं। हालांकि वो कहते थे कि निर्गुण गाने के लिए आवाज में शून्य पैदा होना चाहिए, और ये भी कहते थे कि निर्गुण वो है जो चोट तो करे पर घायल न करे। बहरहाल शब्द की महिमा, जितना शब्द पर आग्रह और शब्द का जितना विचार उन्होंने किया, ये सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा कि संगीत में बोलने का काम सुर का है, उसमें शब्द को ज्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक उनमें अपार स्थानीयता है। वो छोटी छोटी चीजें देखते हुए, गांव का नाम बिंजाना है तो उस पर बंदिश बना दी। वसंतराव देशपांडे ने उनको लिखा कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया है, संवाद नहीं हुआ है, तो उस पर एक बंदिश बना दी। कुली सामान तो लादे लदा दे, क्या बंदिश बना दी। तो ऐसी, हाँ, ऐसी अपार स्थानीयता भी है, और स्थानबद्ध समयातीत भी है, कि स्थान के साथ तो समय का भी बोध होता है, लेकिन वो समयातीत को भी छूते हैं। एक प्रकृति से उनकी बंदिशें जो हैं, उन्होंने जो खुद बंदिशें रची हैं, उनमें जो भी, उसमें प्रकृति से छवियां बहुत हैं। जैसे प्रकृति उनके लिए लगभग मनुष्य जीवन का एक सबसे सार्थक और सबसे सटीक रूपक थी। और सब जानते हैं, इस पर अलग से बात भी होगी, कि शास्त्र और लोक के बीच जो संबंध है, उसको जैसा कुमार जी ने खोजा और परिभाषित किया, वो
संगीत के इतिहास में ही एक बड़ी दुर्लभ घटना है। और उनका जो वितान है वो संघर्ष से सौंदर्य, राग से विराग, पुकार से मौन, सगुण से निर्गुण, स्थानीयता से सार्वभौमिकता, स्वर से शब्द, शास्त्र से लोक, परंपरा से प्रयोग, एकांत से सामुदायिकता। आपको याद होगा जब कुमार जी वसुंधरा जी के साथ गाते थे तो हम लोग को ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे लोग गा रहे हैं, हालांकि 2 ही लोग गा रहे होते थे। कुछ ऐसा एक सामुदायिकता का बोध पैदा होता था। और आवाज से शून्य। एक कलाकार इतने सारे ध्रुवांतों को एक तरह से अपने संगीत में समेट सकता था, ये एक अप्रतिम बात थी। और इसीलिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यहाँ के लोगों, कुछ लोगों को तो याद होगा, राघव मेनन ने कुमार जी पर अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी थी। मैं उसका एक अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। It was like a meteor that he passed across the Indian sky and cut in his wake the body of Hindustani classical music into two neat halves. One half before Kumar Gandhar and one half after him, a kind of ABC and AD in Indian music. तो हमने इस अवसर पर रजा फाउंडेशन ने पहले तो उनकी एक जीवनी प्रकाशित की जो ध्रुव शुक्ल ने लिखी है, वागह सबसे न्यारा, वो यहाँ है। फिर हमने उन पर जो चिरमिरे नाम उनका नाम, जिनकी नहीं वो चंद्रशेखर रेले, हाँ चंद्रशेखर रेले ने जो कुमार जी पर एक लंबा संस्मरण लिखा है वो प्रकाशित किया है। और हमारे सहयोगी प्रयोग पीयूष दहिया के संपादन में हमने 1100 पृष्ठों का अपनी पत्रिका स्वर मुद्रा का एक विशेषांक प्रकाशित किया है, जिसके 2 अंक, क्योंकि वह अन्यत्र लोकार्पित हो चुका है मंडला में सैयद हैदर रजा की पुण्यस्थली के, तो हमने उसको दोबारा से यहाँ औपचारिकता से मुक्ति पाई है, पर वो उपलब्ध है। इसलिए कुमार गंधर्व को एक का उत्सव मनाना एक तरह से 20वीं शताब्दी में जो सर्जनात्मकता और संगीत वैचारिकी ने शिखर पाया उसका उत्सव मनाना है। आप सब यहाँ आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। 4 सत्र हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। वो हैं संगीत विचार, संगीत व्यवहार, राग रचना, लोक रचना और उपस्थिति अनुपस्थिति। हमारा पहला ये थोड़ा लंबा चलेगा, ये लंच तक चलेगा और लंच खाने के बाद आप लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। हम लोग 4 पठानों को नियुक्त करेंगे कि जिसने लंच खाया है वो कहीं जा तो नहीं रहा है। उसके बाद 3 सत्र और होंगे। तो बहरहाल अभी संगीत विचार में सत्यशील देशपांडे, अनुभूति शर्मा जिन्होंने पीएचडी की है। सत्यशील देशपांडे आप जानते हैं कि कुमार जी के शिष्य भी हैं और संगीत पर स्वयं संगीतकार भी हैं और संगीत पर विचार भी करते हैं। और उन्होंने हाल में ही कुछ उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक मराठी में प्रकाशित हुई। अनुभूति शर्मा ने उन पर पीएचडी की है कुमार जी पर। मदन सोनी यूँ तो हिंदी के इस समय सबसे अच्छे आलोचकों में से एक हैं, साहित्य के आलोचक हैं, पर वो साहित्य से अलग भी विचार करते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा निबंध हमारी पत्रिका में लिखा है। अरुण खोपकर फिल्मकार भी हैं और फिल्मों पर बहुत लिखते भी हैं और संगीत के प्रेमी भी हैं। एक ज़माने में कुमार गंधर्व पर एक फिल्म बनाने की भी बात थी, जैसा कि अनेक बार बात हुई और वो किसी न किसी कारण से नहीं हो सकी। लीला
भागवत हैं जो कि प्रसिद्ध संगीतकार भी हैं और विचारक भी हैं, और पार्थ दत्त हैं जो वैसे तो इतिहासकार हैं पर संगीत प्रेमी हैं, और वो इस अनुभूति शर्मा के उससे थीसिस के परीक्षक थे, और उन्होंने मुझे जो भी थे। बहरहाल तो हम शुरू करें सत्यशील देशपांडे से। समय हमारे पास काफ़ी है पर इतना भी नहीं है, तो इसलिए 6 वक्ता हैं और 6 वक्ताओं को 20-25 मिनट में अपनी बात कर लेनी चाहिए। कुछ लोग अगर कम भी कर सकें तो बुरा नहीं होगा। वहीं से बोलना जैसा नहीं, आप यहाँ से अच्छा रहेगा, पेपर से मेरे थोड़ा एक बात, वक्ताओं को किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, उसमें भी 3 मिनट निकल जाते हैं। सब बहुत अनुग्रही हैं कि आप आए हैं, और हमको धन्यवाद मत कीजिए। कला भी नहीं कहा है। नमस्कार। ठीक है ना अजित, ठीक है ना, एको येते है ना। नमस्कार। कुमार जी के संगीत विचार से मेरा परिचय हुआ तब मेरी अवस्था 9 साल की थी। उन दिनों मुझे पिताजी के परिचित महानुभावों के उनसे स्वाक्षरी और संदेश मांगकर मेरी छोटी सी वासरी में जमा करने का शौक था। पूरा देशपांडे ने मेरी उम्र को देखते हुए फौरन लिखकर फिर साविनय पड़ा, संदेश काय द्यावा, संदेश नित्य खावा। कुमार जी को जब पूछा तो उन्होंने 2 घंटा होमवर्क किया और लिखा, कला का स्वाद लेना संपर्क पर निर्भर है। कलाकृति का निर्माण करना भी आसान है, मगर कला का मर्म समझना महाकठिन है। इस संदेश का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में ताजा है। इसका मर्म पूरी तरह से मैं सुलझा पाया हूं ऐसे मुझे लगता नहीं। कुमार जी ने उपस्थित किया हुआ प्रमुख प्रश्न जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, जिस पर विचार आज भी माने रखता है, वह कहने के पहले मैं कुछ सांगीतिक तथ्यों पर कटाक्ष करना चाहता हूं। दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में जिनकी परवरिश हुई हो, ऐसे गायक वादक रचनाकारों ने सुरों को दिए हुए संदर्भ कॉन्टेक्स्ट ही स्वर संगतियां होती है। ये प्रतिष्ठित स्वर संगतियां होती है। स्वाभाविक है कि यहाँ संस्कृति सापेक्ष यानी कल्चर स्पेसिफिक होंगी। चाहे वह पाश्चिमात्य संगीत का हार्मोनी एवं काउंटर पॉइंट को उत्कर्ष पर ले जाने वाला सिम्फनी संगीत हो, या अपने उत्तर भारतीय संस्कृति में पनपा राग संगीत हो। हमारे इस संगीत में यह स्वर संगतियां बंदिशें तथा उनकी बढ़त में पाई जाती है। हमारे राग संगीत में पाए जाने वाले घराने अपनी विशिष्ट स्वर संगतियों के उपयोग से अपनी राग व्यवस्था की संस्कृति स्थापित कर उसका निर्वाह करते हैं, पोषण भी करते हैं। विशिष्ट घरानों के संस्थापकों ने अनुभूत किए हुए या खोजे हुए सुरों के संदर्भ उन घरानों के अनुगामियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरणित होते हुए निश्चित हो जाते हैं। स्वर संगतियां मुख्यतः उनमें स्थित सुरों की संख्या, उन सुरों की लंबाई
और एक दूसरे के साथ उनका अंतर, और साथ में उन सुरों का अंतर, सुरों का अपना अंतर कहिए या अंतर्मन कहिए, वह गायक की संवेदना से ही रूप धारण करता है। कुमार जी के बाल्यकाल में घरानों की एक दूसरे से विभिन्नता संपर्क माध्यमों की अनुपस्थिति से अधिक सुस्पष्ट थी। कुमार जी ने प्रमुखता से आगरा किराना और जयपुर घराने के राग संगीत में पाई जाने वाली स्वर संगतियों का अवलोकन एवं ग्रहण किया। यह उन्होंने देवधर जी के मार्गदर्शन में किया। ग्वालियर घराने के शाखा संपन्न विस्तीर्ण वटवृक्ष पर अपनी मचान तानकर पालथी मारकर अपनी सांगीतिक जड़ों को दृढ़ सुस्थिर करते हुए उन्होंने इन अन्य घरानों के सौंदर्य मूल्यों को परखा। परखने से मेरा मतलब है कि घराने में पाई जाने वाली स्वर संगतियों को उन्होंने निस्संदेह स्वीकार नहीं किया। इन स्वर संगतियों में पाए जाने वाले सुरों के आपसी संबंधों की सुसंगतता उन्होंने अपने तर्क और सौंदर्य भान की कसौटी पर परखी। जो स्वर संगतियां उन्हें अस्वाभाविक लगी, शायद समय के चलते गायकों द्वारा शिथिल या भ्रष्ट हो चुकी हो, कुमार जी ने उन्हें स्वाभाविक बनाया। अवश्य ही कुमार जी के स्वर संगतियों के स्वाभाविक होने की समझ आगे जाकर लोक संगीत के अनाघ्रात मासूम सुरों से उनका परिचय होने से अधिक परिपुष्ट पुख्ता हो गई हो। उनकी सांगीतिक उम्र उनके समकालीनों से बहुत अधिक थी। अपने समकालीन गायक जिन्हें खो बैठे थे, ऐसे कुछ लुप्त स्वर संगतियों को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। साथ में कुछ अपनी भी स्वर संगतियां जोड़ी। साथ साथ उन्होंने जिन परिष्कृत प्रचलित रागों की धुनें लोक संगीत में प्राप्त नहीं होती है, उन रागों में धुन की संकल्पना प्रस्तापित की, जैसे बिहार, और उस धुन के इर्द गिर्द राग का विस्तार रचा बसाया। उनका यह योगदान उनके स्वनिर्मित धुनोगम रागों से भी बढ़कर है, ऐसा मेरा मानना है। कई बार कुमार जी को सुनते हुए मैंने गौर किया था कि गाते समय राग विस्तार की संभावनाओं को शक्यताओं को टटोलते हुए अचानक कोई नई स्वर संगति उनके सम्मुख आ ठहरती, जो शायद रूढ़ राग रूप को बिगाड़ दे। ऊपरी तौर से देखने पर ऐसे, सुनने पर ऐसे लगता था, परंतु कलात्मक ढंग से ऐसी स्वर संगति को वे राग की सुंदरता पर लगे हुए तिठौने में परिवर्तित करते थे, जिससे राग का सौंदर्य अधिक निखर उठता था। उनका यह तिरोभाव का चकमा देने वाला स्पर्श राग की व्याप्ति बढ़ाता था। कुमार जी ने तिरोभाव को सम्मान दिया, उसके गरिमा से अपना गायन समृद्ध किया। एक राग में पाई जाने वाली अनेक बंदिशें, विभिन्न तिरोभाव और संवेदनाएं जिनमें सुरक्षित रखी हो, ऐसी संतुकी ही तो होती है। एक रागों में तिरोभाव दर्शाने वाली अनेक बंदिशें सुनाने वाले अपने समकालीनों में एकमात्र कुमार जी। याद आया, बंदिश में प्रतीत होने वाले राग के चलन को ही राग रूप मानने वाले, बंदिश के चलन में प्रतीत होने वाले राग रूप को ही सही राग रूप मानने वाले जयपुर घराने के गायक एक राग में सहसा एक ही बंदिश गाते हैं। अब राग प्रथम, जैसे कि अशोक जी ने अभी कहा, राग प्रथम एवं नग्न अवस्था है सुरों की। बंदिश राग का कपड़े पहनाकर किया हुआ श्रृंगार है। यह उनका महत्वपूर्ण संगीत विचार है। नाविन्य या नवीनता की चाहत में उन्होंने कभी राग का स्केल नहीं गाया। उसकी चाल, गेट, GAIT गेट अधिक लचीली बनाई। क्या किसी गायक ने ऐसे सोचा है कि किसी के निश्चित किए हुए राग रूप के अनुसार अनुशासित या रचनाबद्ध होने के अलावा सुरों को कुछ अपनी बात भी कहनी होती है? तो उत्तर में नाम आता है कुमार गंधर्व का। कुमार जी एक निर्गुण पद गाते थे, लागी हो सो जाने सबद की, लागी हो तो जानिए मारा भाई। मैं कहता हूं कि लागी हो सो जाने सुरन की।
अपनी स्वर संगतियां गाकर कहने में या नहीं उनके कहन में उन्होंने अत्यंत सजगता से आघातों को उपयोग में लिया। संगीत में आघातों का महत्व उन्होंने अधोरेखित किया। बंदी से बांधकर, इस विषय पर बंदी से बांधकर संगीत का महत्व उन्होंने अधोरेखित किया। आघात लीला का बखान करने वाली उनकी स्वरचित बंदिशें भी हैं। उनके द्वारा किए गए आघात कभी कठोर तो कभी मृदु, कभी टणत्कार तो कभी भंगुर तरंग होते थे। अपने प्रवाही स्वर शिल्प को वे आघातों से तराशते रहते। शिव षड्ज की प्रत्यंचा तान कर कभी वे श्रोताओं को सुरविद्ध कर घायल कर देते थे, तो कभी शरद से सुरों की पुष्प वृष्टि कर श्रोताओं को उसकी सुगंध से सहला देते। और दो अस्त्र उनके आस्तीन में छिपे हुए थे। पहला था स्वरवाक्य में आघात स्थानों के ठिकाने बदलते रहना। दूसरा, ताल के आवर्तन में नए आघात स्थान ढूंढ उन्हें स्थापित करना। इन अस्त्रों का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया में वे नए स्वरवाक्य तो बना ही लेते थे, साथ साथ परिचित स्वरवाक्यों में सुप्त और लुप्त अर्थ छटाओं को भी उजागर करते थे। प्राप्त समय सीमित होने से मैं कुमार जी की ख्याल प्रस्तुति के विचार पर 60 और 70 के दशकों में उठाए गए कुछ लोगों के आक्षेपों पर टिप्पणी करूंगा। इनमें कुछ उनके समकालीन थे और जिसमें वामनराव देशपांडे और मामा साहब मुजुमदार भी थे। शब्द शारदा में उन्होंने लिखा है। वैसे मैं सब अच्छे तो नहीं कहूंगा, पर शुभ दिन आए हैं, क्योंकि कलापिनी और भुवन और मधु सब जगह देश भर में कुमार गंधर्व प्रतिष्ठान उनकी स्मृति और उजागर कर रहा है और उनके संगीत पर विचार हो रहा है। ऐसा भाग्य बहुत कम कवैयों को मिला है भारतीय संगीत के इतिहास में। तुम भी तो बोल रहे हो हर जगह। हाँ, गागियों सो जाने शब्द की सुरन की नहीं। और समय बचा, फिर भी समय बचा तो उनसे मिली हुई तालीम और उसका मुझ पर क्या असर हुआ, इस पर बात करूंगा। पर कुल शुरू से लेकर कुल मेरा प्रेजेंटेशन 22 से 23 मिनट रहेगा, मैं आश्वस्त करता हूं आपको। शायद जब ये आक्षेप उन पर लिए गए उनके बुजुर्गों द्वारा और कुछ समकालीनों द्वारा, तभी कुमार जी के संगीत यात्रा का एक वो पड़ाव भी हो सकता है। बहुत अधेड़ उम्र में अपने सौंदर्य मूल्य निश्चित करके जिंदगी भर उन्होंने निर्वाह नहीं किया, जैसे अन्य कलाकारों ने किया है। जैसे कोलगेट अपना स्वाद नहीं बदलेगा टूथपेस्ट, क्योंकि वो बिकता है। ऐसे कई बड़े कलाकार अपने लाजवाब फॉर्मूले पर अड़िग रहकर पूरी जीवनी उसे और लोकप्रिय बनाते रहे और उसमें सुख संतोष भी पाते रहे। उन जमाने के बुजुर्गों का आक्षेप था कि कुमार जी का ख्याल गायन सिलसिलेदार नहीं है, बीच में कहीं वो किसी और दुनिया में खो जाते हैं और उसी में अटकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता होगा? और इसके कुछ सबूत भी मेरे पास रिकॉर्डिंग के रूप में उपलब्ध है। ऐसा क्यों कहा जाता होगा, इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कुमार जी का संगीत विचार पर यह सत्र आयोजित है। उन दिनों गायन के विस्तार के लिए उपयोग में लिए जाने वाले आलाप, बोलतान आदि अंगों का और उनके उप प्रकारों के 8 अंगों को अष्टांग कहते हैं। घरानेदार गवैये इन सभी अंगों का या उनमें से कुछ चुनिंदा अंगों को निश्चित करके उनका हर हमेशा अपने गायन में समावेश किया करते थे। अब ये गायक बैठे तो ये करेगा, ये लोगों को पहले से मालूम होता था। ऐसा कुछ भी कुमार जी के गायन में नहीं होता था। यह था प्रमुख आक्षेप। इसे अधिक स्पष्ट करता हूं। वास्तव में उनके सुरीलेपन से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो स्पेल इतना होता था कि बोलता नहीं कर रहे तो किसी को खलता नहीं था, पर आक्षेप लेने वालों ने लिया। छिद्रान्वेषी। वामनराव जी ने, मेरे पिताजी ने लिखा है कि अब्दुल करीम खां की जाति की नहीं मगर उसी स्तर की श्रुतियां केवल कुमार के गायन में पाई जाती हैं। लेकिन कुमार जी किराने घराने वालों की तरह एक एक सुरों को अन्य सुरों कणे से हौले हौले सहलाते हुए उनकी क्रमवार बढ़त नहीं करते थे। उनकी लहजारी लाजवाब है, यही सभी को मंजूर था। लेकिन अन्य घरानेदार गायकों की तरह वे डेढ़िया दुगुन वाली लहकारी करने नहीं बैठते थे। अब मैं बोलतान शुरू कर रहा हूं, ये घोषणा उनमें नहीं की।
कभी किसी बंदिश को खोलते हुए, उस बंदिश के मिजाज को देखते हुए या अपने उस समय की भावावस्था मूड को अहमियत देते हुए तान नहीं के बराबर लेते थे या कभी बोलता नहीं करते थे। कभी केवल आलापों से काम चलता और हम उनके पीछे बैठे होते। उनकी तान तो जबरदस्त थी, हमें लगता था कि गुरुजी तान लेकर छा क्यों नहीं जाते, पर उनके हिसाब से वो आवश्यकता नहीं थी उसकी। जैसे एक छोटा बच्चा अपने सब खिलौने बताता है दूसरे को, मेरे पास ये भी है, बार्बी डॉल भी है, ये भी है। ऐसे अष्टांगों का प्रदर्शन सिलसिलेदार करने वाले गायक मैंने बहुत देखे हैं। पद्मविभूषण और 80 साल के ऊपर से भी वो सब खिलौने, मेरा आलाप पर प्रभुत्व है, बोलतान पर प्रभुत्व है, बोल आलाप पर प्रभुत्व है, तिहाई पर प्रभुत्व है, गमक पर प्रभुत्व है, ये सब इसका प्रदर्शन होता है। और वो सुंदर ढंग से किए तो बड़ा कर्णमधुर भी लगता है। कवि कुमार जी कंचन पिचकारी या कानकुंडला जैसी अडाड़ी की राग की बंदी से तानों के भरमार से ही सजाकर खोलते थे। वो तान में टिकते थे। 5-7 मिनट तान में टिकना बगैर रिपीटेशन आसान काम नहीं है। बंदिश को बार बार दोहरा कर और बंदिश के शब्द खंडों की भी बार बार आवृत्ति कर वे राग का पौधा और बंदिश की कली को वे स्वाभाविक ढंग से पल्लवित पुष्पित होने देते थे। कुछ आक्षेपों का जिक्र करता हूं। एक बार पिताजी की उपस्थिति में भीमसेन जी और कुमार जी में उत्तेजना भरी चर्चा संगीत के प्रस्तुतियों को लेकर छिड़ गई। उसका मैं गवाह था। चर्चा के दौरान भीमसेन जी कह रहे थे, सुनो कुमार, मैं गायक हूं। सुनो कुमार, मगर तुम गायक हो, नायक हो और वाद्यकार भी हो। हाँ? मैं जब पिया तो इसका मतलब उनको प्रियकरी अभिप्रेत था, कुछ अन्य अर्थ अपेक्षित नहीं था उनको। पिया तो जब मैं कहता हूं तो मानत नाही, ये सब श्रोतागण अपने मन में गुनगुनाए, ये मेरी अभिलाषा होती है। तुम्हारे गायन में ऐसा होता ही नहीं है। कौन तुम्हारा गाना सुनेगा? वामनारायण जी और मैं सुनेंगे? हाँ? कुमार जी ने संयम बरतते हुए बड़ी शांति से और क्षमाशील होकर भीमसेन जी की उक्तियां चुपचाप सुन ली थी। अपने कन्नड़ लहजे की मराठी में एक बार मंसूर जी ने कहा, सूर छंद पर गायकी कुछ है। क्या सूर अच्छे लगा थे पर गायकी का प्रदर्शन कहाँ है? ये उन दिनों के उनके कमेंट्स हैं। आरोलकर बुआ कह पड़े, कुमार गायन के बीच ऐसा उखड़ता है जैसे तृप्ति का भाव बनाए स्थिर मुद्रा में बैठे हुए गणेश जी अकस्मात हाथ में स्थित मोदक पटक दे और तलवार धरकर वार करे। एक शमसुल जमा थे आमिर खान साहब के बड़े चहेते, कलकत्ता में उनके पास शहर आमिर खान साहब भी थे। मुझे आमिर खान साहब ने कहा, कुमार का सुर ले लो, बाकी कुमार चिल्लाता है, क्लासिकल नहीं गाता, क्लासिकल नहीं गाता। केसरबाई को उनके प्रति बहुत अच्छी संवेदनाएं थी। वह पिताजी को पूछते, कुमार तो क्या चल रहा है वगैरह। रविशंकर जी को बहुत उनके प्रयोगों में रुचि थी। देखिए, जो वो विचार कुमार जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया, जो आज भी विचार नहीं है, वो यह है कि राग की बढ़त करते हुए धुन को अहमियत देकर उसे अनुरूप अष्टांग के कुछ अंगों को उपयोग में लेना चाहिए या फिर राग को अष्टांग के सुनिश्चित क्रमबद्ध ढांचे में डालकर गाना चाहिए। यह वो प्रश्न है जिसका हर संगीतकार अपने अंदाज को से उस पर सोचे। संक्षिप्त में गाने के लिए अष्टांग है या अष्टांग के उत्कट प्रदर्शन के लिए गाना? ये प्रश्न कुमार जी ने जितनी तीव्रता से उपस्थित किया उसका कोई सानी नहीं है। अपने गायन में बढ़त के नाम पर निश्चित दांव कसने वाले और घिसे पिटे पेच डालने वाले कई गायकों को कुमार जी के गायन में अष्टांग का क्रमवार प्रेडिक्टेबल सिलसिला मिल नहीं पाता था। फिर भी कुमार जी का पराकाष्ठा का सुरीलापन और अत्यंत कलात्मक लयदारी से उपजा कुमार जी के गाने का स्पेल अद्भुत था। सबकी बोलती बंद हो गई थी। उनके कामणगारी की चपेट में सभी श्रोता आ जाते थे। पर कुछ लोगों को अचंभा होता था कि कुमार जी चल पड़े हैं, वह कौन सी दिशा का आमंत्रण है?
वो राह गूढ़रम्य परिसर होने का संकेत तो देती है, मगर मंजिल नहीं दिखाई देती। मुझे लगता था कहीं दूर बहुत ऊपर एक अलग ही दुनिया में जाकर वह सौंदर्य की संदिग्धता बटोर रहे हों। कुंवर जी की बंदिशों पर ख्याल के प्रांगण में प्रवेश के लिए आवश्यक पासपोर्ट की तरह केवल उन्होंने बंदिशों का उपयोग नहीं किया। ये बंदिशें जो गायक कहते हैं उन पर उनका ही प्रेम नहीं होता है। अच्छा, वो बंदिशें बुरी भी नहीं होती और बहुत अच्छी भी नहीं होती कि जिसके मुंह में गायक स्वयं अटक जाए। तो पासपोर्ट की तरह यूज करने से अपना जिस अष्टांगों पर प्रभुत्व है वो चिपकाते हैं। जैसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किसी भी औसतन पंजाबी होटल में आप करेला ऑर्डर कीजिए या भिंडी, वो उसी ग्रेवी में डालेंगे। उसी तरह हर रात पटती हो, बिहागड़ा हो, किमिया मल्लार हो, ग्रेवी तैयार है अष्टांगी की। बंदिश को भूल गए। कुमार जी अपने संपूर्ण गायन के दौरान उन बंदिशों की आइडेंटिटी कंठभूषण की तरह लगातार और सातत्य से बरकरार रखते हुए उस कंठभूषण के पहलू दोहराकर अपने गायन में उजागर करते थे। अपने गायन में इस बंदिश की आइडेंटिटी को उन्होंने कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं किया। उनके गायन में पूरे स्थायी अंतरे की कई बार आवृत्ति तो होती ही थी, परंतु बढ़त करते समय भी बंदिश के बोल खंड खंड में गाते हुए ही उनका स्वर वाक्य और आवर्तन रचा जाता था। पुराने ग्वालियर के गवैयों की यही पद्धति थी। नीला ने भी उसके पुस्तक में लिखा है कि ये बोल अरब का गाना है, ग्वालियर का। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। कुमार जी के गायन में ख्याल भी धीरे धीरे स्वाभाविक तरीके से खिलता हुआ एक सॉन्ग प्रतीत होता था। ये सॉन्ग के लिए मुझे हिंदी में या मराठी में अभी तक शब्द नहीं मिला। ऐसे जैसे मतलब वो सॉन्ग यानी वो सॉन्ग रहता है, एक वो सॉन्ग का तान कर इतना रबर फैलाते हैं अष्टांग के नाम से, इतना लंबा कर देते कि रबर फिर से अपनी स्थिति पर लौटता ही नहीं। तो सॉन्ग में एक रबरत्व होता है कि भाई मैं कॉइन द वर्ड। बंदिश में छिपे काव्य के शब्दों का तो वे आनंद उठाते ही थे, पर ऐसा लगता था कि भाषिक अर्थ से आगे निकलकर उस बंदिश के शब्दाक्षरों की खूंटी बनाकर उसका आधार लेकर अलग अलग स्वराकारों के तंबू व स्वरावकाश में ताने जा रहे हों। स्पष्टता, सादगी व मासूमियत से भरी कुमार जी की बंदिशें अर्थात तिरोभाव को समाई हुई अनायास मन को छू लेती है। एक अनोखी लिल्ट लयदारी उनके बंदिश में प्रतीत हुई जो पुराने बंदिशों में नहीं मिली। ऐसा है विद्याधर जी, मेरे भी अनुभव लेने की एक सीमा है और मेरे इस समय जो दुनिया आई है उस पर ही मैं मेरे ये वक्तव्य कर रहा हूं। अष्टांग के 8 गहनों को अष्टौ प्रहर पहनकर उस नकली श्रृंगार का प्रदर्शन करने का उन बंदिशों का स्वभाव नहीं है। आज भी उनकी बंदिशों को यह अष्टांग चिपकाए हुए सुहाते नहीं है। यह वस्तु स्थिति है। अब यह गुण है या अवगुण, यह तो जिसे जैसे उचित लगे वैसे वह निश्चित करे। एक बालक को जिस तरह से एक एक कर सभी खिलौने दूसरे बालक को दिखाता है, उसी तरह ख्याल गाते समय अष्टांग अथवा उसके एक के बाद एक पूर्व निश्चित कुछ अंग क्रमवार दिखाने के आदी हो चुके गायकों को कुमार जी की बंदिशें गाने की इच्छा नहीं हुई। मेरी तालीम और 2-4 मिनट होंगे इसमें। हमारी तालीम शुरू हुई बचपन से till उनके मृत्यु तक मैं मेरी उनकी सोबत तो बनी रही, पर जब मैं गया उधर 72 में तो हमारी तालीम शुरू हुई। तालीम केवल शनिवार व इतवार को सवेरे शाम। वसुताई मुकुल, मैं, इंदौर के किरकिरे लोंडे और भोपाल से आई तो मीरा राव, ऐसे हम सब लोग सीखने बैठते थे। यह तालीम राग संगीत की हुआ करती थी। किसी राग का ख्याल, उसका नोटेशन सामने रखकर उस बंदिश की बारीकियां वे 2-4 बार गा देते थे और उसे दोहराकर याद करने कहते थे। इस दौरान वे बाहर बगीचे में सैर सपाटा करके आते थे 5-10 मिनट में। फिर उनका और हमारा क्रमशः आवर्तन भरने का, बांधने का और वह बांधकर सम पर आने का सिलसिला जारी रहता। काबिले गौर बात यह है कि सिखाते वक्त उन्होंने अष्टांग पर प्रभुत्व होने पर कटाक्ष किया, पर खुद गाते समय वो अपने अंदाज में जाते थे।
अष्टांगिकों को उन्होंने कोई एक वायरल इन्फेक्शन नहीं समझा, अपने शरीर का अंग समझा। और सिखाते सिखाते फिर जिन महानुभावों का, जिन महान गवैयों को उन्होंने सुना था बचपन में या बाद में, उन प्रतिभावान कलाकारों की स्पिरिट का उनमें संचार हो जाता था। मिसाल के तौर पर राग बिहार की तालीम चल रही है, ख्याल सिखाया जा चुका है, अष्टांग भी का भी परिचय वो दे चुके हैं। अकस्मात बिहार की चोरिया बार बार कर ये चोरिया बार बार कर ये, और हाँ चोरिया बार बार कर सूरज नवा, सूरज नवा। आगरा घराने में मूल मुखड़े को के अलावा अन्य कई स्वर पंक्तियों में मुखड़े बनते जाते हैं, इसको मुखड़ा बंदी कहते हैं। ये बात मुझे किसी आगरे वाले ने नहीं बताई, कुमार जी ने बताई। सूरज नवा तिहारे बोलन बिन निसदिन कारण सदियादर काय चुद जाबार। अंतरा नहीं करता हूं। अकस्मात उन्हें ग्वालियर घराने के सप्तक डेढ़ सप्तक दीर्घ स्वरों के लफेदार गुच्छे स्वरपुंज अपनी देह पर धरकर अर्ध ऊर्ध होते रहने वाले आलापों की याद आती है। समझ में आएगा कि गवैया ने गाना शुरू किया है वो मध्य में है या समाप्ति की ओर जा रहा है। बोले कृष्णराव पंडित का टेप सुनकर वो शुरू हुए कि खत्म कर रहे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि शुरू से अंत तक वो पूरे डेढ़ सप्तक में विहार करते थे। ये एक अलग सौंदर्य अनुभव है। कभी वो राजा भैया पूछवाले, जिसे पता ना हो अजय, पूंछ एक शहर का नाम है, वो अपनी धूम दबाए नहीं बैठे थे। राजा भैया पूछवाले से प्राप्त तराना सिखाकर उस रचना की सादगी कितनी कलात्मक है, कीमती है, और व्याकरणों के नियम बहुत ही पुख्ता हुए उसके पहले की बंदिश है। दिर दिर दानो दिर दिर ना दिर दिर दानो दिर ना उददन रे ना देम दोम तान रे दददर दानी दानी ददन उदन में दन दिर दिर ना दे ना दे ना दे ना दानी दानी तदानी दारा देम तनन दिर दिर तानो ददर ना दानो ददर ना देम देम दम दम तनरर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 
दम तना न न न न न रे रे ना नितान दन ददियन रे दान्य उदन में देना देना दिम तनों तन ददानी तन ददानी दरा दिम तनन दिरतानों दरे नाम। रियाज की अति होने से अलादिया खा के गले में से मिंट का निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने किस तरह एक नई गायकी का सृजन किया, जैसे सागब मग पदग मग, ये मिंट जब लुप्त हो गए तो
अलादिया खा के लिए उनकी दांत निकल जाती थी, बूढ़ा बड़ा बदमाश। यह वीकेंड की तालीम कि इतना ही हमने विद्या ग्रहण किया उनकी डाइनिंग टेबल कर की कुर्सी पर जो वो आसन जमाते थे। दिन का अधिकांश समय कुमार जी अपने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर अपना मूल कमल दृढ़ करके आसन बांधते थे और कभी उल्टी पवन भी चलाते थे। खासकर जब भातखंडे, मिराशे बुआ, राजा भैया गोशवाले आदियों की स्वरांकित की हुई बंदिशों की वो छानबीन करते थे। उन बंदिशों को कभी वे सुधारते तो कभी उनमें छिपी सुरों की भंगिमाओं पर कटाक्ष करते। ये सब करते समय वे गुनगुनाते रहते थे और हमें बंदिशें याद हो जाती थी। अपने कार्यक्रम के लिए जब वे मेन्यू तैयार किया करते थे तब हर एक बंदिश लिखने के लिए वे अलग अलग रंग की फेल्ट पेन का उपयोग कर लिखते थे और गुनगुनाते हुए लिखते थे। वो गुनगुनाने में वो तय करते थे कि आज उन बंदिशों को किस तरह गाकर सुनाना है, किस अंग से गाकर सुनाना है। उन्हें सुनते हमें भी बंदिशें याद हो जाती थी, मतलब बै मुकुल और वसुधरी। परंतु जब हमें सिखाई हुई चीजें वे स्वयं महफिल में आत्ममग्न व एकाग्र चित्त से गाते, तब गायन के चतुर तर्कों से शब्दों और स्वरों के परे कहीं दूर ऊपर एक अनोखी अनिर्वचनीय दुनिया में वे ले जाते थे। एक ट्रांस में खोकर जब वे गाते तब धुन सुन के मनवा मगन हुआ वाली स्थिति भी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होती थी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जो मेरी अभिलाषा थी। लड़के या उम्र थी, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो मेरी अभिलाषा थी, पर मेरी इस उद्दंडता भरी मांग को कुमार जी ने कोई तूल नहीं दी। अगाऊ तो ना। आज समझ में आता है कि यह बात शायद सीखने सिखाने की नहीं है। अपने संगीत यात्रा अगर उस पड़ाव तक पहुंची तो यही गायक की कोशिश रहती है। आखिरी पन्ना है। इस दौरान एक बहुमूल्य यथार्थ मेरे सामने आया। अनिर्वचनीयता की तरफ जाने वाले, समा बांधने वाले उनके गायन का रॉ मटेरियल ग्वालियर घराना ही था। पारंपरिक शास्त्र नियमों पर ही आधारित था। भले ही उन नियमों में उन्होंने कुछ फेरफार किए हो, कुछ स्वर संगतियों को सुधारा हो, पर यही उनका बेस था। इससे मुझे बहुत सांत्वना और आगे के गान प्रवास के लिए कभी न खत्म हो वाली द्रौपदी की थाली मिली। क्या बात है। इस दौरान मेरी आवाज, मेरा भाव विश्व, मेरी मनोवृत्ति सब कुमार जी से भिन्न होने का एहसास मुझे हौले हौले होने लगा था। कुमार जी के गायन में ध्वनि था और मेरे गले से वॉइस। उसे नाद ही नहीं था, अनुरण ही नहीं था। तो कुछ में अलग है, ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा था। तो मैंने आदर्श गायक होने की अभिलाषा में एक मेरे लिए टाइम टेबल बनाता है, जैसे स्कूल में लोग दिनक्रम बच्चे बनाते हैं ना, कि स्वयं की स्पेस मैनेजमेंट का परिचय देते हुए ताल के आवर्तनों की उत्स्फूर्त रचना करने की कोशिश करना। रागरूप और बंदिश के सौंदर्य विचारों के बारे में मुझमें अगर कुछ संवेदनाएं उभर रही हो तो उन्हें स्वीकार करना। जहां नई बंदिशें बनाने की गुंजाइश है वहां स्वयं को मौका देना। कालजयी कुमार जी ने यही सब कुछ कर पारंपरिक कला मूल्यों का पुनरुज्जीवन किया था। किसी भी शिष्य के लिए यही सब अपने सांगीतिक भावविश्व से प्रामाणिक रहकर करने के सिवाय और चारा ही क्या हो सकता है। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। अब हमारी मुकुल की और मेरी सांगीतिक समस्याओं में कुमार जी को शून्य रुचि थी। क्यों सुने अर्जे मस्तिरे मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। पर बात जरूर है कि वे मुझे याद आते हैं जब कोई दूसरा नहीं होता। धन्यवाद। दूसरा नाम मैंने किसका लिया था? आपका। तो नमस्कार।
अशोक जी और सत्यशील जी ने मेरा काफ़ी हद तक काम बहुत आसान कर दिया है। मैं धन्यवाद इस बात का करना चाहूँगी कि आपने जो स्वर मुद्रा हमें सेमिनार से काफ़ी समय पहले जो आपने हमें भेजी और उसके अंदर जो सेक्शंस हैं मुक्कामवाशी के और कुमार जी की अपनी राइटिंग जो उसके अंदर है, वो एक काफ़ी बहुमूल्य एक कंट्रीब्यूशन और एक एग्जिस्टिंग जो काम है कुमार जी के ऊपर, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एडिशन है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू ऑन दैट एफर्ट। और मेरा जो मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ तो मैं लिख के लाई हूँ और अंग्रेज़ी में है, लेकिन कुछ कुछ बीच में मैं भाषा में अदल बदल करती रहूँगी। मेरे पेपर का टाइटल है कुमार गंधर्व एंड द क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिव एरर्स। Kumar Gandharv happens to be a musician who has been extensively spoken and written about, judged and classified in a diversity of ways. While one set of musicians and critics consider him not classical enough, like Satyashil ji just told us, on the other hand, those who admire his music have argued him to be a rebel. Or contrarily, some even say that he is more classical than the traditionalists and a highly orthodox musician, while others think of him as a revivalist. What interests me as a researcher and a student of music is not these descriptions by themselves. So my effort today is not to justify or participate in this debate and settle the fate of Kumarji's music. Rather, it is to take these different kinds of descriptions together. I think when taken together, they mean something. They express a confusion and an inability to place Kumar Gandharv's music in a particular box. It is my contention that this inability to situate his music has got something to do with the music itself. We can say that Kumar Gandharv poses a problem to a standard that we call Indian classical music at the height of its modern moment. A problem is something that makes us take a step back and explore other possibilities of critically and creatively engaging with a moment in history. So in order to understand the nature of the problem that Kumar Gandharv poses to Indian classical music, let us start by gathering a few examples. So in response to Gandharv's first performance in Pune after his illness in 1953, the musician Govind Rao Tembe says, कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के समक्ष खड़ा हुआ एक प्रश्न चिन्ह है. He is a question mark standing in front of Indian classical music. The fact that this is said in 1953 in Maharashtra shows that by now there is already a well-defined idea of what Bharatiya Shastriya Sangeet is, against which Kumar Gandharv appears to be an aberration. This is also a time when constant efforts were being made to rationally and logically give a basis to music practice, and an important milestone of this effort is Vaman Rao Deshpande's book Gharandaz Gaiki, published in Marathi in 1961. I will not go into the details of his formulations, but here is a study that for the first time defines the concept of gharana not through musical lineage or historical records, but by identifying and categorizing formal structures of music, which can further serve as parameters or criteria to judge music. Given this schema, Deshpande is unable to situate Kumar Gandharv in a particular gharana and calls him a wonderful alchemy of different gharanas. He sees in him the possibility of a new Devas or Kumar gharana, but again here we have an example where he presents a difference from the standard that the gharanas are coming to represent. Let me quickly also take a look at a few more examples. Baban Rao Haldankar, in his piece which is included in this volume, writes that in the 1950s his perspective of music changed after learning under stalwarts of the Jaipur Gharana. He says that for music to be good, it needs to be of a higher standard, and he carefully lists the musical parameters that maintain this standard. And I quote, स्तर को ऊंचा बनाने के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं, उनमें से लंबी सांस का प्रयोजन, जबरदस्तपन, उसे बनाए रखने के लिए मींड, गमक का प्रधान स्थान और मुर्की खटका हरकत का दोयम स्थान, प्रस्तुति में मौजूपन, चुनिंदापन और सम पर आते समय आमद दिखाना आदि तत्व मुझे भा गए. एंड हिज कंक्लूजन, उच्च गायकी के उपर्युक्त निकष कुमार के गायन में नहीं पाए जाते. सो द एरर अकॉर्डिंग टू हिम is
Kumar Gandharv's short breath, and the fact that he employs the use of elements like harkat and khatka in the elaboration of his Vilambit Khayal. Another error is pointed out by the musician Dilip Chandra Vedi in the book Lost World of Hindustani Music, where he says, and I quote, "He has ended up as a spoilt, misguided genius, taking unheard of liberty with established rags, as if they are his grandfather's property. His style is folk-based. We all know that folk tunes have evolved into a number of ragas. But if you have to sing them, you should sing them in their accepted, sophisticated form." Unquote. Another critic, Chetan Karnani, finds his music to be abounding in eccentricities and says, बहुत कम लोग इस गायन को भातखंडे के पारंपरिक स्वर विन्यासों के साथ जोड़कर देख सके। शास्त्रीय मानदंडों के उल्लंघन का एक ज्वलंत उदाहरण तो यही है कि वे किसी राग के वादी और संवादी स्वर को परंपरानुमोदित स्थिति या यथावत निर्वाह नहीं करते, बल्कि वहां मनचाही छूट लेते हैं। जहां कुमार शास्त्र के मानदंडों को बिल्कुल ही उठाकर एक तरफ रख देते हैं, वहां कहना पड़ेगा कि कभी-कभी बड़े दुखद परिणाम निकलते हैं। So what displeases these critics is the fact that he does not adhere to the traditional principles of rag and takes liberty with their established forms. During my research, I was meeting a lot of Kumarji's students and listening to Kumarji's recordings with them. Satyajit ji has also been a victim of my curiosities at that point. So while listening to a particular performance of Marwa with me, Vijay Sardeshmukh ji mentioned that आज उनका आइडिया है कि ऋषभ का एक अलग दर्जा एक्सप्लोर करना और उसके हिसाब से बाकी स्वरों के स्थान कैसे बदलते हैं वो देखना। आज तानपुरे कैसे मिले हैं उस पर ये पूरी तरह निर्भर है, लेकिन आज ऐसा लगाया इसका मतलब ये नहीं कि अब वो फिक्स हो गया। जैसे कई पुराने लोग मारवा में ऋषभ ऐसा लगाना चाहिए ऐसा फिक्स कर देते हैं, लेकिन कुमार जी कल उसको चढ़ा भी लगाकर देखेंगे कि उससे क्या बदलता है, ये खोज है उनकी। सिमिलरली मीरा राव वुड से इस टेम्परेचर में, इस वेदर कंडीशन में आज ऐसे मिक्स हो रहे हैं तानपुरे, इस पर बहुत ध्यान था उनका। शी वुड डेमोन्स्ट्रेट हाउ ही यूज्ड टू सिंग अ सर्टेन फ्रेज इन अ कॉम्पोजिशन एंड से, लेकिन ये एक दिन की उपज थी, ये फिक्स नहीं करेंगे कुमार जी। इसलिए कभी कभी लगता है कि स्टूडेंट के लिए उनका कोई आधार नहीं है। Unquote. So today in this paper, I would like to investigate this idea of not having a firm base or a ground, this apparent groundlessness of his music. From the perspective of an established standard or paradigm of Indian classical music, represented by the discourse of Gharana, all the descriptions that we spoke of so far, they are errors. Traditionally, we would think that error is presupposed by a correct way of doing something. In this regard, then, how do we understand a creative gesture that is not interested in correcting or resolving these errors, but he is interested in maintaining them? Kumar Gandhar builds a musical world on the basis of these so-called errors. Instead of falling back on the stability of a tradition, he seems to be singing on a ground that is ever shifting, ever dissolving, and he is not interested in stabilizing it. He makes these errors the very ground for a new practice. And this is something that his critics are very well aware of. So in the same piece, Baban Rao Haldankar, for whom his short breath was a fault, writes that Kumar Gandhar was so given to his own way of singing that even if both his lungs were functional, it is doubtful that Kumarji would use them to maintain what he himself calls the high standard of singing. Therefore, I think we need to investigate this question of errors that Gandhar embodies. Isn't such a creative consciousness an intrinsic gesture or a symptom of modernity? Here I do not mean modernity merely as a description of material conditions. I mean modernity as an attitude, ye adhunikta, a mode of relating to the present moment where one makes a choice of thinking, behaving and singing in a way that constantly marks a belonging to the present moment. Let us briefly speculate this point through an example. Let us imagine a performance of Kumar Gandhar. So he sits on stage to perform, say, Rag Bhoop, and he sits against the canvas of his tanpuras to present what he calls a profile through which he sees the rag. So there is on one hand the form of the bandish, his own thoughts on that, through which he sets out to explore the rag on that particular day. And on the other hand is the sound of the tanpuras that have been tuned to such an intensity that they produce a series of harmonics,
all of which do not fall under the province of Bhoop. I already mentioned how attentive he was to his tanpuras. Miraji told me that he once went all the way from Devas to Indore radio station for a recording, and he came back home in the evening without singing because he wasn't able to tune his tanpuras to his satisfaction. It is something that he never compromised. And when people would engage him in a conversation about Shruti, saying that 22 Shruti honi chahiye ya 34 Shruti honi chahiye, he would just say, मैं 55 से भी ज़्यादा श्रुति मानता हूँ, and say no more. In his practice, he never formalizes these harmonics. They exist only in their intensity, in their rawness, in their materiality. They appear from the tanpura in that momentary flash in the event of the performance. And for him, this is not a sound that has to be confined within a codification and produce a knowledge about. Rather, it is something that he can only sing of through the metaphor of color, like he does in the composition in Rag Shuddha Kalyan. Ek hi sur sang re, bahu rang ang so, pahchan karo re. With a single note, many colors appear from many different paths. Recognize them. However, when he sits to sing Rag Bhoop, his work as a musician comprises not in securing these colors in his singing, but to produce the rag which is codified within the form of the bandish. And yet, despite all his fidelity to the bandish and the rag, all his art and desire seems to lead to that note, the other note which flashes from the tanpura, otherwise forbidden in the melodic arrangement of the rag. And his impulse is to grasp it in that moment of the flash. He says, क्या करूं यार, भूप शुरू हुआ तब से ये मध्यम बाहर खड़ा होकर लगातार याचना किया जा रहा था, मुझे अंदर ले लीजिए ना। भूप के दरबार में तो वो उसे प्रवेश करने की मनाही है। बेचारा जब बहुत ही काकुती मिन्नती करने लगा तो मैंने कह दिया, चल आजा, मगर फौरन वापस जा। And he sings it. But obviously, as soon as he gazes at this note that stands outside the rag, he betrays the bhoop that he has set out to sing, and the madhyam goes back into the flash. However, had he not faced this note and sung it, he would be betraying the boundless force of his desire, which demands him to be alive to this madhyam, not in its codification where it is visible and familiar and tactile, say in another rag, but he is interested in exactly where it is invisible and appears as a strangeness in a flashing moment. And this impulse of Gandharv is judged and condemned as an eccentric, excessive and idiosyncratic act. But the fact here is that Kumar Gandharv doesn't see it as a mistake. For him, it was something that just happened, an event that was part of the reality of what was happening in real time, and he acted upon that. This relationship that the modern artist establishes with the present moment is what I think is the attitude of modernity. It is an attitude that one adopts in relation to the present moment. It is not to show respect for the passing moment, nor is it to be sensitive to a fleeting present. He is not sitting there and just watching it go by. It is the will to capture the present moment, not after it has passed, not before it comes, but within it. So the man of modernity is ever restless. He's always on a search. He's collecting curiosities. And yet, despite this complete immersion in the world, absolutely solitary and detached, almost ascetic, bahuri akela. To be modern is not to accept oneself as one is. It is to make oneself an object of contemplation, to constantly invent oneself. Someone who makes his actions, his behavior, and his very existence into a work of art. See, for instance, the kind of subjects Gandharv writes about in his compositions. In addition to a number of compositions on his own music, there is the farmer who has come down from the hill for a sip of water, or his brief encounter with a coolie at the railway station, or the experience of a goat just before it is going to be slaughtered. These are absolutely contingent moments. They happen at that very instant and never again. It is like a vanishing point, and he wants to capture that in his music. All these examples express the boundless desire to make something heroic of the present moment before it passes away into oblivion. So Gandharv says in a seminar on time and creation that I read in this volume, काल में बार बार करने का गुण नहीं है, काल को बार बार करने की फुर्सत नहीं है. एक बार गाने के बाद फिर अपन सोच भी नहीं सकते, वो गायब हो जाता है. ऐसी उसकी नींव है. सो जो स्थिर नहीं है, उस पर संगीत का पूरा जीवन आधारित है, और मैं उस तत्व पर आधारित हूँ.
And finally, it is in this context that we must read one of the most striking and existential declarations where he calls himself the practitioner of a mortal art. मैं तो नश्वर कला का साधक हूँ, गाते गाते रोज मरता हूँ. जिस कुमार गंधर्व ने जो तिलक कामोद गाया वो दोनों मर चुके. कल फिर तिलक कामोद गाया जाएगा और कुमार गंधर्व ही गाएंगे, पर वे नहीं. Here mortality is not a tragic end of art. Rather, it is the very condition that opens a possibility to create. The eternal death of art is a possibility. It is an opportunity for the musician. Hence, when Kumar Gandharv says he dies, the next time he sings, he creates both Tilak Kamod and himself anew. So what gets repeated in every performance is in fact the impossibility of repeating the music as well as the musician. Neither is the music stable, nor is the self that is singing it. The self is a mobilization of different intensities like B.R. Deodhar, Abdul Karim Khan, Fayaz Khan, Wazir Bua, Raja Bhaiya Puchwale, Anjani Bai Malpekar, Sindhe Khan. It is never this or that alone. It is always impermanent and always escaping signification. So the question mark essentially means a problem that cannot be signified. It highlights that in the moment of its performance, this music is purely irreducible to the available knowledge and therefore new. It is new in the sense of not being recognizable as to what form it is and where it belongs. It is a newness which is indiscernible, and every performance is a constant variation on this indiscernibility. We must also be careful that while his music does not fit in the formalization of Gharana, this is not to say that he is anti-formalist. Rather, his music is a constant variation on formalization itself. It is a formalization beyond form, like Nirgun, a truth without a name. Thank you.